समंदर की लहरें, सुनहरे रेत, श्रद्धांजलि तीर्थयात्री, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी सी पूरी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समाहित। हाय दोस्तों, मैं अवधेश और शुरू करते हैं आज की अग्नि की उड़ान बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी। 3 शिक्षक थे जिन्होंने मेरे जीवन में काफ़ी प्रभाव डाला। प्रोफेसर स्पेंडर, प्रोफेसर KAV पंदलाई और प्रोफेसर नरसिंह राव। इनमें प्रत्येक शिक्षक अलग अलग क्षेत्र में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। वे तीनों ही अपनी प्रतिभा एवं अथक उत्साह से छात्रों की बौद्धिक भूख शांत करने के काम में लगे रहते थे। प्रोफेसर स्पेंडर मुझे तकनीकी का सब्जेक्ट पढ़ाते थे। वे ऑस्ट्रिया के थे और इंजीनियरिंग का उनको खासा अनुभव भी था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह नाजियों द्वारा बंदी बना लिए गए थे और उन्हें एक नज़रबंद शिविर में रखा गया था। स्वाभाविक था कि जर्मनों के प्रति उनमें घृणा बढ़ गई थी। वैमानिकी विभाग के प्रमुख एक जर्मन व्यक्ति थे जो वॉल्टर रेवेथिन थे। उस समय MIT के डायरेक्टर डॉक्टर कुर्ट टैंक हुआ करते थे। वे वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती थे और जर्मनी के एक सीट वाले लड़ाकू विमान फोक वुल्फ का डिजाइन उन्होंने ही तैयार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का यह असाधारण विमान था। बाद में डॉक्टर टैंक बेंगलोर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में चले गए और वहां उन्होंने भारत का पहला लड़ाकू विमान HF-22 मारुत तैयार किया। इन संकटों एवं नाजियों के कष्टों के बावजूद प्रोफेसर स्पेंडर ने अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा और उच्च व्यावसायिक मानदंडों को भी बनाए रखा। वे हमेशा शांत रहते थे और एनर्जेटिक रहते थे। स्वयं पर उनका पूरा कमांड था। वे नई से नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी रखते थे और अपने विद्यार्थियों से भी यही अपेक्षा करते थे। वैमानिक इंजीनियरिंग को अपना विषय चुनने से पहले मैंने उनसे विचार विमर्श किया था। उन्होंने मुझे कहा कि किसी को भविष्य को लेकर कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पढ़ाई के लिए जो भी क्षेत्र चुना है उस विषय में पूरी मेहनत, उत्साह और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। जैसा कि प्रोफेसर स्पेंडर देखा करते थे, भारतीयों के साथ संकट शैक्षिक अवसरों की कमी या औद्योगिक बुनियादी ढांचे का नहीं था, बल्कि अनुशासन और अपने चुनाव को युक्ति संगत बनाने के लिए बीच अलग करके देख पाने में नाकाम रहने का था। वैमानिकी क्यों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को क्यों नहीं। मैं खुद इंजीनियरिंग के सभी नए छात्रों से यह कहना चाहूँगा कि जब भी वे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विषय का चुनाव करें तो उसमें देखने लायक ज़रूरी बात यह है कि उस विषय में उनकी भीतर रुचि और अंतः प्रेरणा कितनी है। प्रोफेसर KAV पंदलाई ने मुझे एरो स्ट्रक्चर डिजाइन एवं एनालिसिस विषय पढ़ाया। वे बहुत ही खुशमिजाज, दोस्ताना और उत्साही शिक्षक थे और हर साल अपने अध्यापन के तरीके में एक नयापन लेकर आते थे। ये प्रोफेसर पंदलाई ही थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के छिपे हुए तथा गोपनीय पहलुओं को पूरी तरह खोलकर हमारे समक्ष रखा। आज भी मेरा मानना है कि जो भी प्रोफेसर पंदलाई के पास पढ़ा है वो इस बात से पूरी तरह सहमत होगा कि प्रोफेसर पंदलाई एक महान बुद्धिजीवी एवं अध्यक्षा थे, लेकिन उनमें घमंड या हैकड़ी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। उनके छात्र कक्षा में उनके पास तमाम बिंदुओं पर आसानी से चर्चा कर सकते थे। प्रोफेसर नरसिंह राव एक गणितज्ञ थे और हमें सैद्धांतिक वैमानिक की गति पढ़ाते थे। तरल गति पढ़ाने का उनका तरीका मुझे अब तक याद है। उनकी क्लास में पढ़ने के बाद मैं गणितीय भौतिकी को दूसरा विषय बनाने का मन बना लिया था। अक्सर मुझसे कहा जाता था कि वैमानिकी डिजाइनर की समीक्षा के लिए मेरे नेफे में 1 साल चिकित्सा औजार रहता था। अगर प्रोफेसर राव की कृपा नहीं होती और वैमानिकी गति के समीकरणों का हल निकालने के लिए वे मुझे प्रेरित नहीं करते तो मेरे पास ये विलक्षण औजार नहीं होता। वैमानिकी एक बहुत ही मज़ेदार एवं रुचिकर विषय है जिसमें एक उन्मुक्तता की आज़ादी और पलायन, गति और हलचल तथा सरकने एवं प्रवाह के बीच एक बड़ा जो फ़र्क है वहीं इस विज्ञान की गोपनीयता। मेरे शिक्षकों ने मुझे इन सच्चाई के रहस्य के बारे में बताया। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में ढेर सारी जानकारी जमा हो गई। हवाई जहाज़ों के नए नए रूप,
विभिन्न तरह के सामने आने लगे। द्वितीय तल विमान, बाईप्लेन, मोनोप्लेन, बिना पिछले हिस्से वाले विमान, टेललेस प्लेन, डेल्टा विंग प्लेन, इन सब की मात्रा मेरे लिए बढ़ती जा रही थी। मेरे तीनों शिक्षक जो अपने अपने विषय के दिग्गज थे, मेरा इस बारे में ज्ञान और बढ़ाने में मेरी मदद करते थे। मेरा तीसरा और MIT में अंतिम वर्ष एक संक्रमण वर्ष के रूप में था तथा मेरे साथ आने वाले जीवन में इसका गहरा असर पड़ने वाला था। उन दिनों पूरे देश में राजनीतिक समझ बनवाने और औद्योगिक प्रयासों की एक नई बहार आई हुई थी। मैंने ईश्वर में अपने विश्वास की परीक्षा ली और यह जानना चाहा कि क्या यह वैज्ञानिक सोच प्रकृति के तरीके में कहीं उचित साबित हो सकती है। इसके बाद जो स्वीकार विचार था वह यह कि सिर्फ वैज्ञानिक विधियां ही ज्ञान का एकमात्र सही रास्ता है। मुझे आश्चर्य हुआ, यदि ऐसा है तो क्या पदार्थ ही अंततः वास्तविकता और आध्यात्मिकता प्रक्रिया है, न कि पदार्थ की अभिव्यक्ति? क्या सभी नैतिक मूल्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? कोर्स पूरा होने के बाद मुझे नीचे आकर करीब से हमला करने वाले लड़ाकू विमान का डिज़ाइन तैयार करने की परियोजना में लगा दिया गया। इस परियोजना में मेरे साथ 4 और साथी थे। मैंने वायुगतिक डिज़ाइन को तैयार करने और उसकी ड्राइंग बनाने की जिम्मेदारी ली थी, जबकि मेरी टीम के साथियों को विमान के प्रणोदन, संरचना, नियंत्रण और उपकरणों की डिज़ाइन तैयार करने का काम सौंपा गया था। एक दिन मेरे डिज़ाइन शिक्षक प्रोफेसर श्रीनिवासन ने, जो उस समय MIT के निदेशक भी थे, मेरे काम की समीक्षा की और इसमें निराशाजनक बताते हुए इस पर अपना असंतोष व्यक्त किया। काम में देरी के लिए मैंने उनसे कई बार माफ़ी मांगी और सफाई भी दी, लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने एक भी नहीं सुनी। आखिरकार काम पूरा कर लेने के लिए मैंने उनसे 1 महीने का वक्त मांगा। कुछ क्षण के लिए उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, देखो नौजवान, आज शुक्रवार है और मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। अगर सोमवार तक सुबह उस का ड्राइंग मेरी टेबल पे नहीं मिला तो आपकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। छात्रवृत्ति ही मेरा सब कुछ थी और अगर यह वापस ले ली जाती तो मैं एकदम असहाय हो जाता। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उसके कि उस काम को उतने समय में पूरा करना। उस रात मैंने खाना नहीं खाया और रात भर ड्राइंग बोर्ड पर काम करता रहा। अगली सुबह सिर्फ घंटे भर के लिए समय निकाला जिनमें तैयार होकर नाश्ता किया। रविवार को सुबह मेरा काम पूरा होने के करीब ही था, तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई है। प्रोफेसर श्रीनिवासन दूर से खड़े मुझे देख रहे थे। वे सीधे जिमखाने से आ रहे थे और टेनिस के कपड़ों में थे तथा मेरे काम देखने के लिए ही यहाँ रुके थे। मेरा काम देखने के बाद उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया और तारीफ़ करते हुए मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि तुम भीतर तनाव पैदा हो रहा है और काम पूरा करने के लिए मैं जो समय तुम्हें दे रहा हूँ उसमें वह संभव नहीं होगा। मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि इतने भयंकर तनाव में भी तुम अपना काम पूरा कर लोगे। दोस्तों, इस कहानी को अभी यहीं रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।